हमारी खास पेशकश धन दौलत। मैं हूं साक्षी बत्रा। क्या आपके पास होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या फिर और भी कई सारे लोन्स हैं? अगर हैं तो कहीं आप एक डेट ट्रैप में तो नहीं फंस रहे? क्या एक लोन के रीपेमेंट के लिए अक्सर आपको दूसरे लोन की जरूरत पड़ती है? तो ये आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। पर घबराइए मत, क्योंकि इसी शो पर आपको लोन्स को सही तरीके से मैनेज करने के से लेकर डेट ट्रैप में नहीं फंसने के सभी एक्सपर्ट टिप्स मिल जाएंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ एक फाइनेंशियल प्लानर आपके सभी सवालों के जवाब लेकर। पर सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नई नई नौकरी लगी तो ईएमआई पर नई गाड़ी खरीदी, परिवार बढ़ा तो नया घर बुक कर लिया, टीवी फ्रिज से लेकर छोटी छोटी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन सहारा बन गया। आज के दौर में लोग घूमने फिरने के लिए भी लोन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में कर्ज लेना बेहद आसान हो चुका है। तमाम बैंकों से लोन लेने के लिए फोन आते ही रहते हैं। सुख सुविधा बढ़ाने के लिए गाड़ी लेना है, घर का कोई सामान खरीदना है या फिर आलीशान घर बनाना है। हर तरह के लोन आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन कई बार इन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कर्ज के दलदल में फंसने के लक्षण को कैसे पहचानें। वो कौन से उपाय हैं जो कर्ज के जाल को खत्म करते हैं। जरूरत और शौक के बीच के अंतर को समझें। आज के दौर में जरूरतें इतनी हैं कि कई बार कर्ज लेना मजबूरी भी बन जाता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ ऐसी परेशानियां भी सामने आ जाती हैं जिनकी वजह से इन कर्जों को चुकाने में हालत खराब हो जाती है। कई बार कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। बेहतर प्लानिंग न होने से कर्ज बड़ी मुसीबत बनता जाता है। लिहाजा इनकम और खर्च के बीच कैसे संतुलन बनाएं? अपनी जरूरतों की प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले किस लोन को खत्म करना चाहिए? आज कई लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, और जब दूसरा लोन भी नहीं भरा जाता तो तीसरा लोन, और ये सिलसिला तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जो खतरनाक स्तर की ओर बढ़ जाता है। आज हमारे एक्सपर्ट कर्ज जाल को खत्म करने के वो उपाय बताएंगे जिससे लोन के चक्रव्यूह को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। आज हमारे साथ पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट प्रकाश सिन्हा भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं नर्चर इंडिया कंसल्टेंट्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन दौलत के इस खास शो पर। सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये समझाइए कि आखिरकार ये डेट ट्रैप होता क्या है। पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आज तक का और साक्षी आपका। देखिए, डेट ट्रैप क्या होता है, हम लोग सारे लोग कुछ न कुछ लोन लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम जो से ज्यादा लोन ले लेते हैं और फिर उससे निकलने के लिए हम और लोन ले लेते हैं और पैसा ले लेते हैं। दैट मीन्स कि हम एक दलदल में फंसते चले जाते हैं। यानी मेरी जितनी रिपेमेंट कैपेसिटी नहीं है उससे मैं ज्यादा ले लेता हूं और अपने सर पे और बोझ ऐड कर लेता हूं। सो दैट मीन्स एडिंग मोर लोन देन द रिपेइंग कैपेसिटी। तो ये हमारा जो है आपका डेट ट्रैप का ये पहला निशानी है। ठीक है, रीपेमेंट की क्षमता से कई ज्यादा लोन ले लेना ये आपके लिए डेट ट्रैप की निशानी हो सकती है। तो इस डेट ट्रैप से बचा कैसे जाए, इसका उपाय बताइए। देखिए, जैसे कि मैं बड़ा सिंपल बोला कि जैसे दो आपके लोन आप लेते हैं तो एक होता है आपका ईएमआई होता है। ईएमआई आपका जो इनकम है उसका 30% से कम हो या लगभग उतना हो तो ये अच्छा है। उससे अगर आप ज्यादा होगा तो फिर आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तो बहुत जरूरी आप इनकम अपनी बढ़ाएं। दूसरी चीज है एसेट वैल्यू आपकी बढ़े। तीसरा चीज है कि आप लोन को रिड्यूस करें, क्रेडिट कार्ड कम यूज करें। तो ये सारी कुछ 3-4 चीजें हैं जो आपको डिसिप्लिन ढंग से करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि अगर उनकी जरूरतें हैं, खर्चों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने कैश फ्लो से, तो क्या उनके लिए लोन्स लेना सही साबित हो सकता है? देखिए, लोन अगर आप ले रहे हैं, मैं बोलूंगा रोजमर्रा के खर्चे के लिए अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल ही गलत चीज है। लेकिन हाँ, अगर आप एसेट क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं, जैसे कि आपने घर बनाने के लिए लिया या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए लिया, तो फिर कोई नुकसानदेह नहीं है। और एक और बहुत जरूरी चीज है, जैसे आपने बोला खर्च के लिए, तो हमारा हर खर्च उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
तो कहीं ना कहीं हमको बजट बनाना पड़ेगा, और बजट बनाने के साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा इसमें से कौन सा खर्च वाकई इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, और जो खर्च महत्वपूर्ण नहीं है उसको आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये क्लियर कर दीजिए कि गुड डेट और बैड डेट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कौन से डेट को या कौन से लोन्स को गुड डेट की कैटेगरी में माना जाता है और कौन से लोन्स को बैड डेट की कैटेगरी में माना जाता है? देखिए, बहुत सिंपल है। आपने लोन लिया, आप ईएमआई पे कर रहे हैं, विच इज एन एक्सपेंसिव लोन लायबिलिटी है। यानी मैं अगर कोई चीज पैसे उधार पे लेता हूं और कोई चीज खरीदता हूं और उसकी अगर वैल्यू बढ़ती है, वो अप्रिशिएट करता है, तो फिर मैं उसको गुड डेट में रखूंगा। लेकिन उसी चीज से मैं अगर कोई ऐसा चीज खरीदता हूं जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से डेप्रिशिएट करे, तो फिर वो बैड डेट पे आएगा। ठीक है, तो कितना डेट लेना चाहिए ये कोई कैसे डिसाइड करे, या कितना लोन लेना चाहिए ये कोई कैसे डिसाइड करे? जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपका एक इनकम लेवल है आपका, और जो देखा जाता है और या जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 40-45% उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका लोन टोटल। मैं टोटल की बात कर रहा हूं। तो जब भी जो भी आपके आउटस्टैंडिंग लोन है उससे 40-45 से कम परसेंट हो तो बेहतर है। प्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक झलक दिखाते हैं हमारे सभी दर्शकों को कि आखिरकार आज के दौर में कैसे डेट फ्री रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। कई बार हम लोक लुभावने ऑफर के भ्रमजाल को समझ नहीं पाते और कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही एक ऑफर है नो कॉस्ट ईएमआई या फिर जीरो कॉस्ट ईएमआई, जहां आप मनपसंद टीवी, फ्रिज या मोबाइल बिना किसी ब्याज के किश्तों पर खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। तो 0% स्कीम और कुछ नहीं बल्कि एक मार्केटिंग फंडा है, और लोन का ब्याज किसी न किसी रूप में ग्राहकों से वसूला जाता है। आरबीआई ने साल 2013 में कहा था कि कोई भी लोन ब्याज मुक्त नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज की जो वसूली की जाती है तो वो अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में ग्राहकों से ले ली जाती है। उसी तरह कंपनियां भी आपने सामान जो भी खरीदा होगा उस पर जो डिस्काउंट मिलना आपको चाहिए था वो आपको नहीं बल्कि फाइनेंसिंग कंपनियों को दे देती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई पर बैंक या फाइनेंसिंग कंपनियां ऊंची ब्याज दर भी वसूलती हैं। ये ब्याज दर 15% या फिर उससे ऊपर भी हो सकती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई हमेशा 3 हिस्सों में बांटी होती है। यहां पर रिटेलर, बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी और साथ ही साथ कस्टमर तीनों ही शामिल होते हैं। हालांकि ग्राहक को ये फायदा तब होता है कि उन्हें पूरा सामान जो है एक बार पैसा देकर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पैसे में उनको ये सामान मिल जाता है। हालांकि आपको ये जानना जरूरी है कि आरबीआई के हाल ही की डेटा से ये पता चल रहा है कि हम इंडियंस इनकम के मुकाबले अब ज्यादा खर्च करने लगे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो खर्चों के लिए हम लोन्स पर भी डिपेंडेंट होने लगे हैं। आरबीआई के मुताबिक इस साल जून के अंत तक पर्सनल लोन्स की संख्या 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए इन ऑफर्स का आप तब तक इस्तेमाल मत करें जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। प्रकाश जी, आप तक वापस लौटते हैं। इन नए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस को आप कैसे देखते हैं? जीरो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स को आप कैसे देखते हैं? साक्षी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अभी एक्सप्लेन किया। देखिए, जीरो और फ्री तो कुछ भी नहीं होता इस धरती पे, कोई ना कोई हिडन कॉस्ट होता है। तो अगर कहीं किसी को ऑफर मिलता भी या ऐसा देखते भी है तो उनको जरूरी है पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशन देखिए। और दूसरी चीज है, वो उनसे पूछें कि अगर मैं एक बार में सारे पैसा देता हूं तो कितना लगेगा, और अगर मैं किस्तों में देता हूं तो कितना लगेगा, वो टोटल एक बार देख लें, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग और बहुत सारी चीजें। आपको जो डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल होता है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, बहुत बार लोगों को लगता है कि जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एसआईपी कर रहा हूँ, तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, तो चलो इससे बेहतर है कि अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो मैं जाता हूँ। तो अनटिल अनलेस आप कोई बहुत महंगी चीज ले रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टीवी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें ले रहे हैं, तो जाइए, बट उसके अंदर अल्टीमेटली ये जरूर देखिए कि डिफरेंस कितना है। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात बताई। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। ये कॉन्सेप्ट सरलता से हमारे सभी दर्शकों को समझाएं। देखिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है कि आपको उसी वक्त तत्काल आपको फायदा दिखता है, अच्छा लगता है सब कुछ। जैसे हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है कि आप उस वक्त त्याग करते हैं लेकिन उसका फायदा आपको बाद में मिलता है। अब यहाँ देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और जो इंश्योरेंस का दूंगा आपको। हमारे देश में बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार बेवजह मेरी जेब से पैसा जा रहा है, जबकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल। और वो उस चीज पे दूसरा जगह खर्च करना चाहेंगे, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आती है। और जैसे हमने कोरोना टाइम में देखा भी है, अगर सडनली
भगवान ना करे अगर किसी को कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वो आपको फायदा हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना है कि आपको उस चीज का उस वक्त से फायदा से ज्यादा आपको ये देखना है कि वो चीज आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी बात सभी हमारे दर्शकों को नोट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप सही ढंग से अपने डेट को मैनेज कर सकते हैं। एक और जो सवाल आई एम श्योर सभी व्यूअर्स के मन में होगा कि अगर उनके पास ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं तो उसके रीपेमेंट की सही स्ट्रैटेजी उनको क्या रखनी चाहिए अपने पास? देखिए, प्रॉपर्टी लोन है आपके पास, जनरली लोग बहुत लंबे समय के लिए लोन लेते हैं और उसका फायदा उनको, बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स में भी मिलता है। तो अगर इनकम टैक्स में आपको उसका फायदा मिल रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप प्रॉपर्टी लोन बहुत ज्यादा भी मत अपने सर पे रखिए, ये भी होना चाहिए। आप लोन को अगर किस्तों में बीच बीच में चुका सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल करते रहिए, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अर्ली प्रीपेमेंट जितना ज्यादा, जैसे ही आपके पास कोई भी और एक्स्ट्रा पैसे आए उससे आप ज्यादा से ज्यादा ईएमआईज को पहले ही पे करने की कोशिश करें। उससे आपका जो लोन टेन्योर है वो भी कम हो सकता है और अल्टीमेटली आपका जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो भी कम हो सकता है। तो ये बताइए अब सर कि जैसे किसी के पास 3 से 4 लोन्स हैं, अगर किसी के पास बिजनेस लोन भी चल रहा है, एजुकेशन लोन भी चल रहा है उनके बच्चों का, और साथ ही साथ उनके पास कार लोन भी है, होम लोन भी है, तो ये जो 3 से 4 कॉमन लोन्स होते हैं जो कि अक्सर मिडिल क्लास के लोगों को फेस करने पड़ते हैं, तो क्या इनको कंसोलिडेट करवाया जा सकता है और इसके अगर फायदे क्या होंगे ये भी समझाइए। बिल्कुल, कंसोलिडेट अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। देखिए, इसके फायदे सबसे बड़ी क्या है कि अगर आपने लोन लिया जो अलग अलग डेट पे है, तो यानी आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर सब लोन को आपने कंसोलिडेट कर लिया तो अब आपको पता है कि एक फिक्स डेट पे एक ही अमाउंट जाएगा, तो यानी आप थोड़ा सा उस चीज के लिए तैयार रहेंगे। कन्वीनियंस हो गया आपके लिए, आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप एक मतलब उसको आप बोलिएगा एक पॉइंट है जहां से आप अपने सब चीज को ट्रैक कर रहे हैं। तो कंसोलिडेशन का अगर आपको सुविधा है तो बिल्कुल करा लेना चाहिए, इसके बहुत फायदे हैं आपको। ठीक है, प्रकाश जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जनता की भी ढेर सारे सवाल हमारे पास आए हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास जानने के लिए कुछ ऐसे संकेत जिनसे आपको पता चल सकता है कि कहीं आप एक डेट ट्रैप के जाल में तो नहीं फंसने वाले। शुक्रिया साक्षी। तो कई बार कर्ज लेना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी होता है कि कहीं आप कर्ज के दलदल में धंसते तो नहीं चले जा रहे हैं। इसके क्या लक्षण हैं, क्या संकेत होते हैं, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप समय रहते संभल जाएं, वरना कर्ज का फंदा धीरे धीरे ऐसे कसता है जिसका एहसास समय गुजरने के बाद होता है। तो ये देखिए आपके सामने कर्ज का मकर जाल है, ये हमने 7 पॉइंट्स तैयार किए हैं। ये एक तरीके से 7 हालात ऐसे हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप मौजूदा वक्त में इन हालातों से जूझ रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी खतरे की घंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, इनकम का 50% से ज्यादा ईएमआई। देखिए कर्ज के जो जाल होता है वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे अगर आपकी ईएमआई जो है वो आपकी आय से 50% ज्यादा है, आपकी कुल आय का 50% से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए खतरे की घंटी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि अगर आपकी आय 70,000 रुपए और आप 35,000 रुपए से ज्यादा की ईएमआई चुका रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए तो बैंक आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपकी जो आय है, कुल आय जो है उसका 50% तो आप ऑलरेडी उससे ज्यादा ईएमआई चुका रहे हैं, तो फिर वो आपको कतराएंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि भविष्य में आप कभी भी लोन लें तो आप ईएमआई जो है बहुत सोच समझ के तय कीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, नियमित खर्चों के लिए लोन। बहुत सारे लोगों से जब भी कभी भी बातचीत होती है और बहुत सारे लोग ऐसे देखे भी हैं, क्या करते हैं वो जो छोटे छोटे खर्च होते हैं ना उसके लिए लोन लेते हैं। मसलन जैसे बच्चों की स्कूल फीस उनको जमा करनी है, या फिर उन्होंने महंगे फोन ले लिए, होम अप्लायंसेस ले लिए, और इस तरह की चीजों पे वो लोन लेते हैं। और खासकर तब ये देखा गया है कि जैसे इजी ईएमआई का ऑप्शन मिला उनको, या फिर उनको भारी भरकर डिस्काउंट मिला, तो उनको लगता है कि भाई ऐसा मौका तो दोबारा मिलेगा ही नहीं, तो एक्सक्लूसिव ऑफर है, फटाफट से लूट लो। लेकिन क्या होता है, वो सही मायनों में कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। देखने में तो लगता है अलग अलग जो ईएमआई है बहुत कम है, लेकिन जब आप इसको कंसोलिडेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी जेब से बड़ा हिस्सा कर्ज के तौर पे जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन। आप समझ रहे हैं इस चीज को, सिचुएशन है कि आपके पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, उसके बाद आप फिर दूसरा लोन ले रहे हैं, तो ये जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि लोगों की कई तरह की, देखिए वो इस चीज को कई लोग ठीक मानते हैं, लेकिन इसके काफी ज्यादा नुकसान है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप ब्याज दर को घटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं
तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप अपने फिजूल के खर्चों को दूर करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का डेट ट्रैप है जिसमें आप लगातार फंसते चले जा रहे हैं। चलिए अगला करते हैं हम लोग। ये देखिए इसी का पॉइंट है कि भाई खर्च के, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप शौकिया तौर पर खर्चा कर रहे हैं, एक लोन के बदले दूसरा लोन ले रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और खासकर लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड के भुगतान दूसरे क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि रोजाना के खर्च होते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि उधार लेना गलत होता है और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल रहे हैं, तो ये और भी अपने आप में इसका जो खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ सकता है। किस सेंस में भुगतना पड़ सकता है मैं आपको बताऊं कि देखिए आपको बैंक क्या करेगा, आपसे मोटा ब्याज वसूलेगा और यहां तक कि जो कैश एडवांस सुविधा जो होती है वो अगर आप उसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका क्रेडिट स्कोर, जो सिबिल स्कोर होता है, वो भी खराब कर सकता है। ताकि अगर आप भविष्य में जाएंगे लोन लेने के लिए तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा और बैंक आपको परेशान करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब अगले 5 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, आय से 70% से ज्यादा का खर्च। देखिए हमेशा एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जो कर्ज और खर्च वो एक सीमित दायरे में होना चाहिए। अगर ये सीमित दायरे में नहीं है तो ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को बिगाड़ सकता है। तो अगर आपकी ऑलरेडी आय मान लीजिए कि 70 आपकी कुल आय है और आप उसे 70% से ज्यादा का खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो ऐसे में इमरजेंसी फंड काम आता है और वो इमरजेंसी फंड इसलिए बनाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि 70% से कम आपके कुल आय का खर्चा रहे ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी दिक्कत को आप आसानी से झेल सके। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह 6वां पॉइंट, बैंक लोन अगर देने से आपको मना कर दे। ये आप समझ रहे हैं, इंसान जब भी उसको लोन की जरूरत होती है सबसे पहले बैंक के पास भागता है। और अगर बैंक ही लोन देने से आपको मना कर दे फिर क्या होगा, और खासकर उस समय जब इसका रीजन ये हो कि आपका जो खराब सिबिल स्कोर है ये इसका रीजन हो, तो आपको ये समझना चाहिए और आपको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि कैसे ना कैसे आप अपने सिबिल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को सुधार सकें। अमूमन क्या होता है, 750 पॉइंट जो होता है क्रेडिट स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपका सिबिल स्कोर जो है वो बेहतर हो सके। और सिबिल स्कोर को सुधारने के कई तरीके होते हैं, इस चीज पर आप ध्यान दें। चलिए अगला क्या है, 7वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का भुगतान। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग क्या करते हैं कि समय पर क्रेडिट स्कोर का जो समय पर जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका भुगतान नहीं करते, कई बार उसमें देरी करते हैं, कई बार भुगतान ही नहीं करते। तो इसका खामियाजा कई तरीके से उनको भुगतना पड़ता है। एक तो देखिए आपका रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट आपको उससे हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा आपको मोटा ब्याज चुकाना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे। और तीसरा आपका जो है सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। तो इसका आप समझ रहे हैं इसके मायने क्या होंगे। तो ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कर्ज का मकर जाल है। अगर आप इन सब चीजों को झेल रहे तो आप समझ जाइए आप एक दलदल में, कर्ज के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर आप सही मायनों में सही फैसले लेंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। जी साक्षी। और अब वक्त है जनता के सवालों को लेने का। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, पहला सवाल हमारे पास आया है, ये मोहन का सवाल है, हरियाणा से। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड लोन्स में रोल ओवर की जो फैसिलिटी होती है, क्या उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो क्रेडिट कार्ड में जो रियल जो इनकम होती है बैंक्स की, वो रोल ओवर में ही होती है। ओके। तो ये उनके लिए तो फायदेमंद है। और बहुत बार क्या होता है, वो बताते भी हैं, बल्कि लोगों को थोड़ा सा प्रेरित भी करते हैं कि आप मिनिमम इतना पेमेंट कर दो जी। अब किसी वजह से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, वो अलग बात है। बट आप कोशिश कीजिए कि ड्यू डेट पे आप अपनी जो अमाउंट है वो आप जरूर उसको पे कीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट पे जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 20% से ज्यादा है जी। तो आप अगर करते हैं, अगर रोल ओवर करते हैं, सुविधा है, लेकिन फिर अल्टीमेटली पेमेंट आप ही को करना है। और बेटर है कि अगर कभी आप मान लीजिए किसी वक्त गलती से आप नहीं कर पाए तो आपकी क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट भी हो सकता है, इस चीज का आप बेहद ध्यान रखें। रोल ओवर की सुविधा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको हर बार इस्तेमाल करना ही है। कभी कभी जब आप करना चाहें तो जरूर कीजिए, या फिर करने की जरूरत पड़े तब जरूर कीजिए, लेकिन हर बार को इसकी आदत मत बनाइए। और मिनिमम जो पेमेंट है उसका तो जरूर ध्यान रखिए, वरना आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो बाकी सभी लोन का जो इंटरेस्ट होता है उनसे कई ज्यादा लगता है क्रेडिट कार्ड्स पे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अगला सवाल लेते हैं प्रकाश जी। नेहा का सवाल है दिल्ली से। वो आपसे पूछ रही हैं कि वो एक वेकेशन पर जाना चाहती हैं, तो इस वेकेशन के लिए उनको लोन लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं वोकेशन के लिए तो कभी नहीं बोलूंगा किसी को लोन लेना चाहिए। और पहले दूसरी बात, वोकेशन हम एकाएक नहीं डिसाइड करते हैं। हम अगर फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा सा हम डिसाइड करते हैं। और वोकेशन हम कब करते हैं, आप जनरली देखिएगा समर हॉलीडे में करते हैं, या फिर
जैसे पूजा हॉलिडे या दिसंबर वगैरह में करते जी। हैं, आप उसकी प्लानिंग मच इन एडवांस कीजिए और कितना खर्चा होगा आप एक आइडिया लगा सकते हैं और पैसे को उतना आप पहले से ही बचा के रखिए, वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो वेकेशन की प्लानिंग बहुत पहले से आप करें जिससे कि आपका पैसा भी बचे और आप अपने खुद के पैसे से जाएं। इसके लिए लोन्स लेना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगला सवाल देते हैं, ये रिचा का सवाल आया है हमारे पास। ये पूछ रहे हैं कि एप्पल फोन्स और गैजेट्स को जीरो कॉस्ट ईएमआई पर लेना चाहिए या फिर नहीं। जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखा है कि जीरो कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। देखिए इसके अंदर एक और भी चीज है साक्षी, मैं आपको बताऊंगा जी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि काफी महंगी एप्पल के फोन है या वो लेना चाहते जी। हैं और वो इंस्टेंटेनियसली पे नहीं कर पाते हैं, जी। तो उनको लगता है कि चलो ये एक तरीका है आपको पैसा लेने का। अल्टीमेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा, पैसा आप ही को पे करना है और ज्यादा पे करना है। तो एक इस ऐसे वाले में आप क्या होता है, शायद अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं इन सारी चीजों के लिए। अवॉइड करें जितना तक आपसे संभव हो सके, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि हाँ आपके विद इन लिमिट है, आपके कैश फ्लोज को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कोई हिडन कॉस्ट में, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। ये रवि का सवाल आया है पुणे से। वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या लोन ऐप से लोन लेना एडवाइजेबल रहेगा या फिर बैंक से ही, कमर्शियल बैंक या पीएसयू बैंक से ही लोन लेना चाहिए। पहली चीज कि लोन ऐप क्या है लोगों को समझना पड़ेगा। लोन ऐप आपको एक सुविधा देता है और वो किसी न किसी के साथ कनेक्टेड होता है। उसी लोन ऐप के साथ आप जाएं जो कि आरबीआई से अप्रूव्ड है, क्योंकि देखिए आज के डेट पे हमारे क्या विश्व में ये चीज हो रहा है, थोड़ी सी डिजिटल जो है वो एक रिस्की वेंचर होता जा रहा है और वहां पे कुछ फेक ऐप्स भी आ सकते हैं, तो बचिए। जो ऐप है उसके बारे में थोड़ी सी छानबीन कर लीजिए कि ये कौन कौन से क्रेडिबल बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद आपको आप अगर लगता है आपको तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी अगर आप किसी लोन ऐप के जरिए, फिनटेक ऐप के जरिए लोन्स ले रहे हैं। नहीं तो बैंक्स आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वहीं से आपको एक सर्टिफाइड वे में लोन्स मिल सकते हैं, प्रॉपर केवाईसी के साथ आपको लोन्स मिल सकते हैं, गारंटीड होते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप जहां से भी लोन ले रहे हैं आपका पैसे का, आपके खुद के पैसे का कहीं नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ इस खास शो पर जुड़े रहने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत के इस खास शो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी क्योंकि अगले हफ्ते भी हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में भी पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर।